हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसजीपीजीआई का प्रीवियस ईयर का पेपर, और ये पेपर उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी 20 जून को एसजीपीजीआई की एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिनकी भी 20 जून को एग्ज़ाम है वो सभी इस पेपर को अच्छे से पढ़ ले। जो भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं उन सभी आंसर्स को आप अच्छे से याद कर ले। इनमें से आपको रिपीट क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपकी 20 जून की इस एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा, ये मैं आपको फिर से बता दूं। इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ लेना, जब आपका एग्ज़ाम हो तो उस दौरान पेपर के इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना ज़्यादा बचना चाहिए। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 40 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि आपके ये 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को और ले जाते हैं, यानी कि 70 पे आप फिर से आ जाते हैं। इससे बेटर ये है कि जो आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं आप सोल्व कीजिए। अगर आपको 75 आ रहे हैं तो वहीं आप उनको सोल्व करिए, उन्हीं को आप सही करके आइए। नेगेटिव मार्किंग से जितना आप बचोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से, एग्ज़ाम कोई भी हो चाहे, नेगेटिव मार्किंग का आप विशेष तौर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आप सभी के लिए एक छोटी सी एडवाइस है। चलिए, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए, जिनमें से आज के इस पार्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए हैं 50, वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस पेपर को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और आप अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इस एसजीपीजीआई के पेपर को वो भी सॉल्व कर सके, देख सके, अच्छे से रिमेंबर कर सके। चलिए हम फटाफट से जो 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पेपर लेंथ ही है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करने की। देखिए पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनक्लेक्स बेस्ड ही पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टैंडर्ड तरीके के हैं, इसलिए आप इन पेपर को अच्छे से याद कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग indicates a nurse has to consider as an indicator of good nutrition। यहाँ पे पूछा गया है कि नर्स जो है वो कौन सा इंडिकेटर चेक करेगी जिससे वो पता कर पाएगी कि कोई भी पर्सन है जिसके लिए ये क्या है, न्यूट्रिशन जो ले रहा है पर्सन वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, इसके लिए कौन सा वो इंडिकेटर है जिसको देखकर नर्स पता लगाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन डी, टोटल लिम्फोसाइट 1900 पर माइक्रोलीटर। अगर टोटल लिम्फोसाइट जो है वो अगर इतनी है तो समझ जाना जो भी पर्सन है वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है, गुड न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी अच्छा खाना वो खा रहा है, अच्छा जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उनका वो सेवन कर रहा है। तो ये आप करेक्ट आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन वापस पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन सम फैक्ट्स अबाउट ट्रेकिया ए नर्स has to understand and all the following are true regarding trachea except। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या पूछ लिया गया है, क्या पूछकर क्या पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, पहले तो आपको बोला गया है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो उस दौरान कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। ट्रेकिया के बारे में नर्स जानती है, क्या करती है नर्स जानती है, अंडरस्टैंड, नर्स क्या है, अंडरस्टैंड है, जानती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शंस ट्रेकिया के रिगार्डिंग सही है एक को छोड़कर। ट्रेकिया के रिगार्डिंग सभी ऑप्शंस सही है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये क्या है, एक गलत है ट्रेकिया के रिगार्डिंग। बाकी सभी सही है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ट्रेकिया। इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, मतलब दो मेजर ब्रोंकाइज होती हैं जो बाइफरकेट होती है, और इट एंड्स एट लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस। जो एंगल ऑफ लुइस है वहाँ पे, जो एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस है वहाँ पे जाके ये एंड होती है। तो ये ट्रेकिया के रिगार्डिंग 3 ऑप्शन सही है, जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखिए, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस हाउ ए नर्स मस्ट इनिशिएट टू गेट इन्फॉर्मेशन। एक पेशेंट आपके पास में है अपेंडिसाइटिस का, एज नर्स आप उसको असेस कर रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले असेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग।
सबसे पहले पर्सन को, पेशेंट को पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। तो ये सबसे पहले क्या करना होगा, नर्स को उस पेशेंट को पूछना होगा जिसको ये अपेंडिसाइटिस हो रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन साथ साथ पढ़ते रहना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। विच गाइडलाइन ए नर्स हैज़ टू फॉलो व्हेन केयरिंग फॉर प्रेशर सोर। कौन सी वो गाइडलाइन है जिसको नर्स यूज़ करेगी अगर प्रेशर अल्सर किसी पर्सन को हुआ है या फिर प्रेशर अल्सर के पेशेंट को केयर दे रही है, तो कौन सी गाइडलाइन यूज़ करेगी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल। रिमूवल से पहले ड्रेसिंग करनी है, वो भी कैसी, ड्राई, बिल्कुल ड्राई ड्रेसिंग करनी है रिमूवल से पहले। तो ये गाइडलाइन जो है वो नर्स क्या करेगी, फॉलो करेगी। अगला सवाल देखिए, What would be the position of the limb a nurse should maintain in a patient who had undergone right hip prosthesis surgery। देखिए यहाँ पे पोजीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्स कौन सी वो पोजीशन देगी, किसको, लिम्स को। नर्स शुड मेंटेन ए पेशेंट, जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन देगी नर्स, कब देगी, जब उसकी राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी हो रही हो। यानी राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी उस पेशेंट की होनी है, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, उसकी जो लिम्स है उनको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन उस पेशेंट की लिम्स को देनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप्स इविसरेशन व्हाट ए नर्स शुड डू। कोई भी एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, यानी ऑपरेशन होने के बाद में उस पेशेंट में डेवलप हुआ है इविसरेशंस। क्या हुआ है, इविसरेशन। तो नर्स यहाँ पे क्या करेगी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन। इविसरेशन का मतलब होता है, इविसरेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो स्यूचरिंग की है, जैसे इस मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे स्यूचरिंग की हुई है। इविसरेशन का मतलब हो गया कि ये स्यूचरिंग हट जाती है, मतलब स्यूचरिंग के जो हो सकता है किसी भी कारणवश स्यूचरिंग वहाँ से हट गई, स्यूचरिंग हटने की वजह से ये स्किन दोनों तरफ हो जाएगी और जो ऑर्गन है वो प्रोट्रूड हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को करना चाहिए जो भी प्रोट्रूड ऑर्गन है उसको कवर करना। ये काम किसका रहेगा, नर्स का सबसे पहले रहेगा। ओके, तो कवर करना है प्रोट्रूडिंग ऑर्गन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। एक वृद्ध महिला है, यानी कि ओल्ड लेडी है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है और वो आपके पास में आई है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके रिगार्डिंग सभी सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, टॉफ़ी। टॉफ़ी को छोड़कर बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्रिपिटस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पेन एंड मूविंग जॉइंट, ये सभी करेक्टरिस्टिक है किसके, ऑस्टियोआर्थराइटिस के। क्रिपिटस साउंड है, ये क्रिपिटस जो है वो क्या है, क्रिपिटस साउंड है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी पर्सन को होता है तो उसके जो भी और जहाँ से मतलब जैसे मान लीजिए नीज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो वहाँ से थोड़ी सी साउंड वगैरह सुनाई देगी, क्रिप्टस साउंड, वो साउंड होती है क्रिप्टस साउंड। तो ये भी करेक्टरिस्टिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टस साउंड भी सुनाई देगी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ पेन भी होगा। जब जॉइंट को मूव कराएंगे तो उस दौरान पेन भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। कैसे नर्स जो है मतलब कैसे टीच कराएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में क्या बताएगी अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, यूज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। नर्स उस पर्सन को टीच कराएगी या फिर उस पर्सन को एडवाइस करेगी कि आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो रिजोल्व हो सके। तो इस एक्सरसाइज के बारे में उस पर्सन को बताना है और ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आपको आंसर करना है यूज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ए नर्स केयरिंग फॉर ए हेड इंजरी कोमेटोज पेशेंट which intervention he or she should implement to prevent increased intracranial pressure। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये आपकी फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है,
हेड इंजरी किसी पर्सन की हुई है, कोमेटोज पेशेंट है, और यहाँ पे ये पूछा गया कि नर्स सबसे पहले क्या करेगी ताकि उस पेशेंट के इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी ICP जो बढ़ रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। क्या करना है, जो हेड है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देना है, पेशेंट के जो फीट्स है या फिर जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनकी बजाय। तो यानी कि जो फॉलर पोजीशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सेमी फॉलर पोजीशन जो है वो पेशेंट को आपको प्रोवाइड करवानी है। कुल मिला के बात ये है कि सेमी फॉलर पोजीशन उस पेशेंट को दे दीजिए ताकि उसका जो हेड है वो क्या हो जाए, एलिवेट हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट रिकमेंडेशन ए नर्स शुड गिव a 255-year-old patient with blood pressure of 150/90 mm of Hg। देखिए नर्स को रिकमेंडेशन देनी है, पेशेंट आपके पास में है 55 साल की, एक आपके पास में पेशेंट आया, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 150/90 mm Hg, यानी कि उस पेशेंट को क्या है, HTN हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, रीचेक योर BP 2 वीक लेटर। उस पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे आप, उस पेशेंट को कहना है कि हर 2 वीक से आप BP जो है वो आप चेक करवाते रहिएगा। बाकी आप जो टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं वो तो आप लेते रहिएगा, जो आपको प्रेस्क्राइब कर रखे हैं मेडिसिन वो आप ज़रूर लीजिएगा, लेकिन आप जो BP है, जो ब्लड प्रेशर है, वो आप पे 2 वीक के बाद में फिर से आप चेक करवाने ज़रूर आइएगा। तो ये एडवाइस उस पेशेंट को देनी है, ये रिकमेंडेशन देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, a nurse is carrying an anemic patient, what findings should suggest her that it is acute blood loss anemia। देखिए नर्स जो है ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जो कि कैसा है, एनीमिक है, यानी एनीमिया की कंडीशन उस पेशेंट को डेवलप हो रखी है। अब आपको ये पूछा गया वो कौन सी फाइंडिंग है जो सजेस्ट करती है कि इस पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। अगर पर्सन को पॉस्चुरल हाइपोटेंशन है तो समझ जाना उस पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया डेवलप हुआ है। तो एज ए नर्स आपको बताना है पॉस्चुरल हाइपोटेंशन है तो ये क्या है, एनीमिक कंडीशन तो है, लेकिन ये एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से एनीमिक कंडीशन डेवलप हुई है। अगला सवाल देखिए, विच पेशेंट इज़ हैविंग वेरी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर। कौन से वो पेशेंट है या कौन सी एज के वो पेशेंट है जिनको ओवेरियन कैंसर डेवलप होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से पर्सन्स को होगी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, 45 ईयर्स ओल्ड हु नेवर बीन प्रेग्नेंट। 45 साल के जो पर्सन्स या फिर 45 साल की वो महिला जिसने कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है उसको ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट विथ पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। देखिए यहाँ पे आपको सवाल में पूछा गया कौन सा वो जॉइंट है जिसको मूवमेंट करने से मना करना है। मतलब कोई भी पर्सन है जिस पर्सन को क्या हुआ है, कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर हुआ है और उस पेशेंट को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, स्टॉप करना है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। कौन सा वो जॉइंट है जिसके मूवमेंट के लिए आप रेस्ट्रिक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, एब्डक्शन। यानी ये जो मूवमेंट है एब्डक्शन मूवमेंट, ये मूवमेंट करने के लिए उस पेशेंट को मना करना है। एब्डक्शन आप कर सकते हैं लेकिन आप एडक्शन आप कर सकते हैं, एब्डक्शन जो मूवमेंट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस मूवमेंट के लिए उस पर्सन को मना कर देना है जिस पर्सन को पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर हो रखा है। अगला सवाल देखिए, मैटरनिटी नर्स must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy is done at। मैटरनिटी नर्स है जो क्या कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, किसकी, प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी, और उस पर्सन को क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस की स्क्रीनिंग वो मैटरनिटी नर्स कर रही है। हुआ नहीं है बट वो स्क्रीनिंग कर रही है। तो ये जो स्क्रीनिंग कर रही है वो कब करते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के कितने वीक बाद में ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, 24 to 28 वीक, 24 से 28 वीक पे डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर प्रेगनेंसी के अंदर हो रखा है, प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप वगैरह हो रखा है तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो करवानी चाहिए।
ये अवेयरनेस सभी महिलाओं को बतानी भी चाहिए, कहनी भी चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो 24 से 28वें वीक पे आप एक बार डायबिटीज़ मेलाइटिस की जांच जरूर करवाइएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल आप एक बार चेक जरूर करवाइएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डायबिटिक मदर से न्यूनेट में कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है एक को छोड़कर। डायबिटिक अगर मदर है तो सीधी सी बात है बच्चे पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बच्चे के अंदर भी क्रिएट होगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या फिर कौन कौन सी फाइंडिंग्स है जो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया को छोड़कर बाकी सभी कंडीशंस, हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो ये जो तीनों कंडीशंस है ये तो न्यूनेट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो हाइपर बिलीरुबिनेमिया है वो न्यूनेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी डायबिटिक मदर कोई भी बच्चे को डिलीवर करती है तो उस बच्चे में ये कंडीशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन a nurse must note the date, time of collection and must be aware that packed RBCs can be stored up to। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले नर्स क्या करती है, डेट नोट करती है, टाइम नोट करती है और कलेक्शन का जो टाइम है वो भी नोट करती है। अब आपको यहाँ पे सवाल ये नहीं पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि जो पैक्ड आरबीसी है उनको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। सवाल तो ये है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पैक्ड जो आरबीसी है उनको कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर डेट आप नोट कर रहे हैं, टाइम आप नोट कर रहे हैं, तो उससे आपको ये भी तो पता चलेगा कि ये कितने दिनों से स्टोर होके रखा है, कितने दिन इसको हो चुके हैं, तो कितने दिनों तक पैक्ड आरबीसी को स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 35 डेज। जो भी पैक्ड आरबीसीज होती हैं उनको 35 यानी 35 दिन तक जो है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A nurse was called to see a patient with noisy breathing. She suspects laryngospasm with stridor and it occurs commonly with। देखिए एक पेशेंट है जिसको नॉइजी ब्रीदिंग हो रखी है, साथ ही साथ वो सस्पेक्टेड केस है कि लैरिंगोस्पाज्म भी उसको होता रहता है और साथ में स्ट्रिडर की कंडीशन भी है। तो ये जो कंडीशन है किसकी वजह से डेवलप हुई है, ये जो सिम्टम्स जो आपको बताए जा रहे हैं उस पेशेंट के, ये किसकी वजह से हो सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। एज ए नर्स आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया। स्पाज्म क्या हो रहा है, स्पाज्म। देखिए यहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म, इनसे अगर आपको नहीं पता चलता है नॉइजी ब्रीदिंग किस में होगी, स्ट्रिडर किस में होगा, ये अगर आपको पता नहीं चलता है तो ये याद रखिएगा लैरिंगोस्पाज्म। स्पाज्म किसकी वजह से होता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, मतलब कैल्शियम की अगर कमी हो गई बॉडी के अंदर तो स्पाज्म होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए लैरिंगोस्पाज्म हुआ तो सीधी सी बात है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है और इसकी वजह से ही ये बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आए हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नाउ द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। देखिए एक नर्स जो है वो कहाँ पे काम कर रही है, OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर रही है और उसको पता है कि HIV के रिस्क कितने क्या होते हैं। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो कितना क्या रिस्क होता है, कितना क्या इन्फेक्शन जो HIV इन्फेक्शन है उसके होने का खतरा होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 1:300, यानी अगर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो 300 में से 1% तो HIV से इन्फेक्टेड होगा ही होगा। तो ये आपको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत होती है जब भी आप कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं। अगर आप ब्लड का सैंपल ले रहे हैं और वो ब्लड सैंपल लेने के बाद कहीं ना कहीं आपके कहीं प्रिक हो जाए तो उस चीज़ का आप प्रिकॉशंस रखें, ध्यान रखें। ऐसी अगर कंडीशंस होती है तो आप जल्दी से जल्दी इंजेक्शन वगैरह ले और ट्रीटमेंट वगैरह आप जल्दी से जल्दी ले। क्या पता वो पेशेंट HIV से सफ़र कर रहा हो तो आपको भी वो हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड शी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज़। देखिए एक पेशेंट है स्वाइन फ्लू का और उसको केयर दे रही है नर्स। यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो स्वाइन फ्लू के लिए कौन सी यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, ओसेल्टामिविर। जो ओसेल्टामिविर है ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू की।
अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ डीवीटी एंड शी मस्ट बी अवेयर दैट विनस एम्बोली विल बी लॉज्ड इन। देखिए डीवीटी का पेशेंट है, डीवीटी का पेशेंट है और उस पेशेंट की केयर कर रही है नर्स। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि नर्स अवेयर है, मतलब जानती है कि जो विनस एम्बुलाई है वो कहाँ पे लॉज हो सकता है, कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है, कहाँ पर जा सकता है, तो ये चीज़ें नर्स को पता होती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया, नर्स को ही पूछा जा रहा है, एज ए नर्स आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। देखिए डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, किसी पर्सन को हुआ और उस पेशेंट के आप केयर कर रहे हैं। तो ये जो विनस एम्बुलाई है वो कहाँ पर लॉज्ड हो सकता है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, लंग्स। लंग्स के अंदर भी वो जाकर क्या हो सकता है, लॉज हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज। जो हाइलाइन डिजीज है वो इन्फेंट्स में होने वाली एक कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कौन सा वो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है जिसकी कमी अगर बच्चे में हो जाए तो उसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, न्यूमोसाइड टाइप फर्स्ट। जो न्यूमोसाइड टाइप फर्स्ट जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है, अगर इसकी कमी बच्चे के अंदर हो जाती है तो उसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी। सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लेना। जो न्यूमोसाइड टाइप सेकंड है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर हो जाती है, ये जो सर्फेक्टेंट है इसकी अगर डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर हो जाती है तो उस बच्चे को हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकती है। करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, बाय द मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए DNA वायरस। कौन सा एक निम्नलिखित में से DNA वायरस का एग्जाम्पल है या फिर DNA वायरस का टाइप है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एकमात्र DNA वायरस है, बाकी जो A, C और D है ये तीनों ही क्या है, RNA वायरस है। ओके, अगला सवाल देखिए, टू डू प्रिकॉशन एंड पॉस्चरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकिएक्टिसिस What body position of the patient a nurse should use। ये फिर से पोजीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। नर्स क्या कर रही है, पॉस्चरल ड्रेनेज कर रही है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है और उस पेशेंट के लंग्स से पॉस्चरल ड्रेनेज हो रहा है। तो यहाँ पे नर्स कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को देगी, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देना है, प्रॉन पोजीशन देना है। अगला सवाल देखिए, पेशेंट ऑन enalapril and diuretic therapy for heart failure, nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she finds। पेशेंट जो है वो एनालेप्रिल ले रहा है और डायूरेटिक थेरेपी ले रहा है, पेशेंट को क्या हो रखा है, हार्ट फेलियर हो रखा है। तो उस हार्ट फेलियर के दौरान उसको ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो एनालेप्रिल और डायूरेटिक थेरेपी उस पेशेंट को दी जा रही है। अब नर्स जो है नोटिफाई करेगी किसको, फिजिशियन को। कब नोटिफाई करेगी, द थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव वैन सी फाइंड्स। जब उस नर्स को ऐसा लगे कि ये जो थेरेपी दी जा रही है इस थेरेपी से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर ये थेरेपी जो है वो पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो फिजिशियन को क्या करेगी, बताएगी, उसके बारे में नोटिफाई करेगी। कौन सी ऐसी कंडीशन अगर डेवलप हो उस पेशेंट के अंदर जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक नहीं है इस पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, एडिमा लेग्स। अगर पैरों के अंदर सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो फिजिशियन है उसको नोटिफाई करना है कि ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। देखिए डायूरेटिक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डायूरेटिक दे रहे हैं। डायूरेटिक क्या करेगी, जो भी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड वगैरह है उसको रिमूव करने का काम करेगी। तो जो एडिमा की कंडीशन है या फिर स्वेलिंग वगैरह हो रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर उस पर्सन को फिर से मतलब वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है और वो स्वेलिंग जो है, जो एडिमा की कंडीशन है वो लेग्स के अंदर ऑलरेडी डेवलप है, पहले से डेवलप थी और अभी भी डेवलप है, यानी कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, 30-year-old पेशेंट हैज़ एन अल्सर और लेटरल malleus, nurse caring for this patient understands the pain of patient is due to। देखिए 30 ईयर का पेशेंट है, मतलब 30 साल का एक पेशेंट है और उसको अल्सर डेवलप हुआ है, कहाँ पर,
लेटरल मेलियस, मेलियस के जस्ट दोनों तरफ। अब देखिए नर्स उस पेशेंट को केयर दे रही है और नर्स जानती है, पता भी है नर्स को कि अगर पेशेंट पेन की, अगर कोई पर्सन, इस पर्सन मतलब जो पर्सन जिसको अल्सर वगैरह हो रखा है, वो अगर पेन की कंप्लेन करता है, अगर वो पेन की कंप्लेन करता है तो किसकी वजह से हो रहा है, वो पेन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके बारे में नर्स को पता है। इसलिए आप एज ए नर्स यहाँ पे आंसर कीजिए, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इस्चेमिया, यानी कि अल्सर जो डेवलप हुआ है मेलियस के दोनों तरफ लेटरल साइड्स में, वो वहाँ पर जो पेन वगैरह डेवलप हो रहा है, पेन जो अराइज हो रहा है, जो पेन की कंप्लेन पेशेंट कर रहा है, वो किसकी वजह से हो रही है, इस्चेमिया की वजह से। मतलब नर्स को पता है कि इस पर्सन को इस्चेमिया हो और इसकी वजह से पेन उस पेशेंट को हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स केयरिंग फॉर ए रेट्रोपॉजिटिव पेशेंट विथ मोलस्कम कॉन्टाजिसम, दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। देखिए यहाँ पे एक डिजीज कंडीशन का नाम दिया गया है। नर्स एक ऐसे पेशेंट को कैरी कर रही है, रेट्रोपॉजिटिव पेशेंट को, जिसको क्या हुआ है, मोलस्कम जो कॉन्टाजिस्म एक इन्फेक्शन है, अगर इसका इन्फेक्शन उस पेशेंट को हो रखा है और उसकी केयर कर रही है या पेशेंट को कैरी कर रही है, तो यहाँ पे दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज बाय, इसकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो किसकी वजह से कॉज होगा, ये आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस की वजह से उस पर्सन को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर ए पेशेंट, बिफोर दिस एक्ट शी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसाइजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे सवाल पूछा गया एनजी ट्यूब से। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नर्स जो है वो इंसर्ट कर रही है राइल्स ट्यूब किसी पेशेंट को, और वो पेशेंट के जब राइल्स ट्यूब इंसर्ट करती है उससे पहले उसको क्या करती है, मेजर करती है। अब जो मेजरमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है वो नर्स, इंसाइजर टीथ से लेकर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक। अब आपको सवाल ये पूछा गया इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा इंसाइजर टीथ से लेकर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक, वो कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकेंड, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स कैन decontaminate the HIV contaminated waste products with all the following except। नर्स जो है वो HIV कंटामिनेटेड जो भी वेस्ट है उसको डीकंटामिनेट करने के लिए सभी केमिकल्स यूज़ कर सकती है, एक को छोड़कर सभी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती है, एक प्रोडक्ट को छोड़कर। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ नहीं करेंगे अगर HIV कंटामिनेटेड कोई भी वेस्ट है उसको डीकंटामिनेटेड करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सेकेंड, मैथेनॉल। मैथेनॉल को छोड़कर बाकी जो ऑप्शंस देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सभी HIV कंटामिनेटेड वेस्ट को डीकंटामिनेटेड करने के लिए यूज़ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैड स्वेटिंग पाल्पिटेशंस एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर ऑफ 45 mg per dl, मल्टीपल सिमिलर एपिसोड्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट, corrected with glucose. Nurse caring for this patient should consider which one of the following diagnosis। देखिए 25 साल का एक पेशेंट है, 25 साल का पेशेंट आपके पास में है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना मेरे को आ रहा है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, मेरे को धड़कन जो है वो खुद की धड़कन मेरे को सुनाई दे रही है, वो क्या होते हैं, पाल्पिटेशंस। एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर, और जो ब्लड शुगर है उसका वो आ रहा है 45 सेंटीमीटर पर डेसीलीटर। तो ये जो फाइंडिंग्स उसने बताई, यानी ये जो कंप्लेंट्स बताई है और ये फाइंडिंग जो आपने सर्च की है, इसके हिसाब से आपको बताना है मल्टीपल सिमिलर एपिसोड्स, और ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं ये बार बार आ रहे हैं, ऐसी कंडीशंस बार बार डेवलप हो रही है, तो और उसको जो है ग्लूकोज से करेक्ट भी किया जा रहा है, मतलब ठीक भी किया जा रहा है। अब आपको ये पूछा गया ये जो डायग्नोसिस है वो किसका है, मतलब कौन सी कंडीशंस ऐसी डेवलप हुई है जिसकी वजह से ये कंप्लेंट्स हो रही है, बार बार उसको ठीक भी किया जा रहा है, ग्लूकोज भी दिया जा रहा है, उसको ठीक भी किया जा रहा है, फिर से ये कंडीशंस उसको डेवलप वगैरह हो रही है, तो किसका डायग्नोसिस है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, मतलब इंसुलिनोमा के अंदर ये जो कंप्लेंट्स है या करेक्टरिस्टिक है या साइन सिम्टम है देखने को मिलते हैं। ओके, आपको यहाँ पे इंसुलिनोमा जो है करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except. नर्स को क्या करना है, कैथेटर लगाना है, प्रेग्नेंट लेडी है उसको कैथेटराइज करना है, ब्लैडर कैथेटर लगाना है। और नर्स जो है वो जानती है यूरिथ्रा के बारे में, क्योंकि पढ़ के आई है नर्स, इसलिए नर्स जानती है यूरिथ्रा के बारे में। जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए वो सभी सही है, एक को छोड़कर बाकी सभी यूरिथ्रा के रिगार्डिंग सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, इट्स पोस्टीरियर ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, गलत है। बाकी सभी यूरिथ्रा के रिगार्डिंग सही है। इट इज़ अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ। इसकी लेंथ जो है यूरिथ्रा की वो कितनी होती है, 1.5 इंच। और आगे देखिए, इट्स प्रीसेज थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम and it is straight and offers minor resistance for catheterization। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस सही है यूरिथ्रा के रिगार्डिंग। जो एक ऑप्शन है एक्सेप्ट्स में जो पूछा गया है वो कौन सा, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिशियन वांट्स सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, नर्स हैज़ टू नाउ विच वैन ही शुड मेक यूज ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फिजिशियन जो है वो सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन करने वाला है और उससे पहले नर्स को कहता है कि आपको क्या करना है, आपको वेन चूज़ करनी है, कौन सी वेन से आप जो है पल्स वगैरह चेक करेंगे। ये मतलब सिंपली आपको पूछा गया। सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन से पहले जो फिजिशियन है वो नर्स को कहता है कि आपको पल्स वगैरह चेक करनी है, कौन सी वेन से आप चेक करोगे, कौन सी वेन आप प्रीफर करोगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, बेसिलिक वैन। जो बेसिलिक वैन है वो आपको यूज़ करनी है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 ईयर ओल्ड लैक्टेटिंग वुमेन प्रेजेंट्स विथ फीवर, एक्यूट ब्रेस्ट पेन एंड स्वेलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉज द एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, 25 साल की एक महिला है जिसको जो मतलब लैक्टेटिंग कंडीशन के अंदर है, मतलब लैक्टेटेड है, एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और उसको वो दूध पिला रही है। तो ये जो लैक्टेटिंग वुमन है, इस महिला को क्या हुआ है, फीवर हुआ है। फीवर के साथ में एक्यूट ब्रेस्ट पेन, उसको एक्यूट ब्रेस्ट पेन की कंडीशन भी है, मतलब ये कंप्लेन भी वो कर रही है। और स्वेलिंग, ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग भी आ रखी है। तो ये जो कंप्लेन है वो महिला कर रही है। अब आपको ये पूछा गया है जो एक्यूट ब्रेस्ट प्रॉब्लम डेवलप हुई है उस महिला को, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की वजह से उस महिला को एक्यूट ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स केयरिंग फॉर पेशेंट विथ ब्रेस्ट मास में हैव टू नाउ दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। नर्स कैरी कर रही है एक ऐसे पेशेंट को जिसके ब्रेस्ट मास की प्रॉब्लम है, जिसको फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है इसके रिगार्डिंग सभी सही है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना था ऑप्शन सी, अकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। ये गलत है। यहाँ पे फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है वो कभी भी हो सकता है, सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को ही नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत हो गया। और बाकी जो कंडीशंस है वो फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के रिगार्डिंग सही है। रुब्री एंड नॉन टेंडर मास नज़र आएगा, मूव्स फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट ये भी नज़र आएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नो ट्रीटमेंट या एक्सिजन बायोप्सी इज यूजुअली डन, ये भी आपको करना है। तो ये सारे जो है फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के रिगार्डिंग सही है। अगला सवाल देखिए, nurse has to counsel a pregnant lady regarding puerperium. She has to suggest the patient the normal duration of puerperium. Which one of the following is normal duration of puerperium? देखिए, जो नर्स है वो काउंसिल कर रही है एक प्रेग्नेंट लेडी को, किसके रिगार्डिंग, पुerperium के रिगार्डिंग। पुerperium के रिगार्डिंग प्रेग्नेंट लेडी को नर्स क्या कर रही है, काउंसलिंग दे रही है। अब आपको ये पूछा गया है पुerperium का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन पुerperium का कितना होता है। तो ये आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 6 वीक। कितने वीक, 6 वीक, यानी कि 42 डेज आप बोल सकते हैं। कितने दिन, 42 डेज।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वीक, या फिर डेज में अगर आपको पूछिए तो 42 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी सभी अबॉर्शन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। और कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या फिर मालफॉर्मेशंस जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में से किसी भी एक बच्चे के अंदर या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट मैच्योरिटी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्री रिनल फेल्योर अकर्स इन, प्री रिनल फेल्योर कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर कौन सी कंडीशन में ये डेवलप हो सकता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन ए हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में प्री रिनल फेल्योर देखने को मिलता है, या फिर ये कंडीशन हार्ट फेल्योर में अराइज हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कंसनट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज। जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है जो कि हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करती रहती है, इंसुलिन हो गया, आपका ग्लूकागोन वगैरह हो गया, तो ये सारे हार्मोन्स जो है या फिर ये जो एंजाइम्स जो भी है, प्रोटीन्स जो भी आप बोले, तो ये जो है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ही सिक्रेट होते रहते हैं। तो ये आपको पूछा गया पैनक्रियाज की कौन से पार्ट के अंदर सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी टेल। ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन कॉजेज। हाइपर फंक्शनिंग, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो अगर बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करे, कब? प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस के अंदर। प्री प्यूबर्टल यानी प्यूबर्टी आने से पहले ही अगर बच्चों के अंदर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लग जाए, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन वगैरह करने लग जाए, तो उन बच्चों के अंदर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट जिंजेटिज्म। जिंजेटिज्म उस बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है जिस बच्चे के अंदर प्री प्यूबर्टल पीरियड के दौरान अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करने लग जाए तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज चांसेस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन इन वुमेन एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, जो भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं वो सभी HIV इन्फेक्शन के चांसेस को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। HIV ज़्यादा डेवलप मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस है यहाँ पे वुमेंस को, एक कंडीशन को छोड़कर, या फिर जो ऑप्शन आपको दिया गया उसको छोड़कर बाकी सभी क्या करते हैं, HIV इन्फेक्शंस जो है वो वुमेंस के अंदर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस इन्फेक्शन। इसको छोड़कर जो HSV है या फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, ये सभी क्या कर सकते हैं, HIV इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसे इन्फेक्शंस किसी भी महिला के अंदर डेवलप हो तो उनको आप गाइड करें, काउंसिल करें कि आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें ताकि आपको इस प्रकार की कंडीशंस डेवलप ना हो। HIV अगर हो गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इससे डेथ भी हो सकती है। ऐसे आप उनको बताएं ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट वगैरह ले सके। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ। इसको छोड़कर बाकी सभी जो है HIV इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नर्स करेंगे हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हर डिजीज मस्ट नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वुलर लीजन्स कॉज डेथ ड्यूरिंग लेबर। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी की केयर कर रही है कौन, नर्स। अब देखिए यहाँ पे उस लेडी को क्या हुआ है, हार्ट डिजीज़, उस लेडी को हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वो प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी केयर नर्स कर रही है। मस्ट नाउ, नर्स जानती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वल्वुलर लीजन्स, कि कौन से वो वल्वुलर लीजन्स है जो अगर डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से लेबर के दौरान महिला की डेथ भी हो सकती है। नर्स जानती है कि कौन सी वो वल्वुलर लीजन्स है, अगर वो डेवलप हो जाए उस हार्ट डिजीज़ के अंदर, उस महिला के अंदर, तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सी मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस में अगर वल्वुलर लीजन्स वगैरह हो जाए तो लेबर के दौरान उस महिला की डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटासाइज कॉमनली टू लीवर। यहाँ पे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कौन सा वो कैंसर का पार्ट है या फिर कौन सा वो कैंसर है जो लीवर से कॉमनली मेटास्टेसाइज नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर कभी भी लीवर से मेटास्टेसाइज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सवाल ये पूछा जाता है बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में कि लीवर से कौन सा कैंसर मेटास्टेसाइज होता है। वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर आपको दिया जाता है, माउथ कैंसर आपको वहाँ पे दिया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको आंसर में करना होता है ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ पे आपको आंसर में करना होता है लंग्स कैंसर, वहाँ पे आपको आंसर में करना होता है कोलन कैंसर। तो ये सभी कहाँ से मेटास्टेसाइज होते हैं? लीवर से। प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए वो सभी मेटास्टेसाइज कहाँ से होते हैं? लीवर से। अगला सवाल देखिए, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। डायरेक्ट एक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन का है सभी, मतलब डायरेक्ट ही एक्शन होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये एक डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अधिक होना, साथ ही साथ इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, किडनी से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना, और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना। ये सभी किसके फंक्शन है? अगर पैराथायरॉयड, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उनके ये क्या है? डायरेक्ट एक्शन होते हैं। जो एक्शन नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव एटियोलॉजी एक्सेप्ट। जो भी यहाँ पे कैंसर के टाइप आपको दे रखे हैं या जो कैंसर की कंडीशंस आपको दे रखे हैं वो सभी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी की वजह से होती है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। इसको छोड़कर बाकी जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं, स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, बर्किट लिम्फोमा, कापोसी सार्कोमा, ये सभी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी की वजह से होने वाले कैंसर्स हैं। ओके, इन्फेक्शन जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा और उसकी वजह से कैंसर डेवलप होगा। तो ओके, ये ध्यान रखिएगा, तीनों ही जो है वो इन्फेक्टिव एटियोलॉजी की वजह से होने वाले कैंसर्स है, स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ लंग्स को छोड़कर। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। सभी जो है विटामिन ए के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन जो ए है वो विटामिन ए के रिगार्डिंग गलत है, बाकी सभी सी है। हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज़ टेराटोजेनिक। अगर हाई डोज विटामिन ए की प्रेगनेंसी के दौरान दे दी जाए तो ये टेराटोजेनिक हो सकती है, यानी बच्चे के लिए साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है, बच्चे के ऊपर कुप्रभाव ये कंडीशन जो विटामिन ए है वो डाल सकती है। सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टेलिटी इन मिजल्स। इसकी अगर सप्लीमेंटेशन आप देते हैं तो ये मिजल्स की मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करते रहते हैं। साथ साथ सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया। डायरिया की चांसेस की जो मॉर्बिडिटी है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है विटामिन ए। तो ये बाकी 3 ऑप्शन सही है, एक जो ऑप्शन ए है वो गलत है। अगला सवाल देखिए 45, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बी एडाप्टेड बाय नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनिपंक्चर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नर्स जो है वो क्या कर रही है? वेनिपंक्चर कर रही है, और वेनिपंक्चर के दौरान वो चाहती है कि हेमेटोमा फॉर्मेशन ना हो, हेमेटोमा फॉर्मेशन ना हो। तो इसके लिए नर्स को क्या करना चाहिए या फिर कौन सा वे है जो उस नर्स के लिए बेस्ट रहेगा? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, चूज ए वैन दैट इज़ सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट। उस वैन को चूज़ कीजिए जो सॉफ्ट हो और रिफ़िल होने में, मतलब रिफ़िल जो है वो फास्ट हो, फिर से वो वापस फिल हो जाए, जल्दी से जल्दी वो भर जाए, फास्टली भर जाए, ऐसी वैन को चूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वेनिपंक्चर जब भी आप कर रहे हो और हेमेटोमा फॉर्मेशन की कंडीशन को अगर आप अवॉइड करके वेनिपंक्चर कर रहे हो तो उसके लिए आपको वो वैन चूज़ करनी पड़ेगी जो सॉफ्ट हो और रिफ़िल वहाँ पे फास्ट हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। नर्स जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है किसी पर्सन को और नर्स जानती है कि हमें इस पर्सन को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही देना है, लेकिन आपको सवाल ये पूछा गया है कि उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही क्यों दे रहे हो?
ओके, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकनेस द म्यूकस। अगर आप ऑक्सीजन जो है वो कैसी है गैस, ड्राई गैस है, मतलब सूखी गैस होती है, और ये क्या कर सकती है, म्यूकस थिकनेस कर सकती है। तो म्यूकस थिकनेस करेगी तो इरिटेशन वगैरह भी होगी, इरिटेशन वगैरह होगी तो और भी कंडीशन से डेवलप होगी। तो इसकी वजह से जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही दी जाती है। तो यहाँ पे रीजन पूछा गया ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन क्यों दी जाती है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, म्यूकस को ये थिक कर देती है और ये एक प्रकार की ड्राई गैस होती है, इसलिए इनको ह्यूमिडिफाई करके ही दिया जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, नर्स इंगेज्ड in suction process of tracheostomy in situ patient who require frequent suctioning, how long the should do functioning every time। very important क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नर्स को क्या करना है, सक्शन करना है, सक्शन प्रोसेस करनी है। ट्रैकियोस्टोमी पर्सन की हो रखी है, इन सीटू का वो पेशेंट है, मतलब कैंसर उसको हो रखा है, इन सीटू का पेशेंट है और उस पेशेंट की सक्शनिंग करनी है। अब आपको ये पूछा गया है कि जब आप सक्शनिंग उस पेशेंट के कर रहे हैं तो कितने समय के लिए आप सक्शनिंग करेंगे, लास्ट लॉन्ग कितने समय तक आप उस पेशेंट की सक्शनिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 15 सेकेंड्स। एक बार में जब भी आप सक्शन करें तो 15 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। 15 सेकेंड से पहले आपको सक्शनिंग करके बाहर ट्यूब को निकाल लेना है। जो भी आप सक्शनिंग कर रहे हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लेना है। विदिन 15 सेकेंड्स आपको सक्शनिंग परफॉर्म करनी है। अगला सवाल, nurse taking care of a pregnant lady is being asked about when to start breastfeeding, what should be her appropriate reply। देखिए, नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है और वो पूछ रही है कि कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। वो नर्स को पूछ रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब बच्चे को करवाए। तो इसके रिगार्डिंग वो प्रेग्नेंट लेडी भी पूछ सकती है, उसके रिलेटिव्स भी आपको पूछ सकते हैं। तो एज ए नर्स आप कौन सा रिप्लाई इनमें से दोगे, कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन आप लोगे, या फिर क्या उन पर्सन्स को बताओगे कि आपको कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। देखिए, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। यहाँ पे 1 आवर दे नहीं रखा है, तो अगर 1 आवर्स यहाँ पे होता तो आपको 1 आवर ही करेक्ट आंसर करना होता, लेकिन यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके 2 घंटे बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 30 मिनट, विदिन 30 मिनट, जैसे 30 मिनट हो जाते हैं 30 मिनट के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। और अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो उसमें 1 घंटे का टाइम आप बता सकते हैं उनको कि विदिन 1 आवर, 1 घंटे के बाद बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है 1 आवर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हावर्स ढूंढते रहते हैं कि 1 आवर यहाँ पे दे ही नहीं रखा, तो आप फिर गलत आंसर करके आ जाते हैं। ध्यान रखिए, जो भी नॉर्मल हो, मतलब 1 आवर के बाद जैसे 2 आवर्स आता है, 2 आवर्स के बाद में 3 आवर्स आता है। अगर यहाँ पे 2 आवर्स भी नहीं दिया जाता और यहाँ पे 3 आवर्स दे दिया जाता तो फिर आपको 3 आवर्स आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना होता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 आवर्स अगर ऑप्शन में दिया जाता है, 1 आवर्स हाफ आवर नहीं दिया जाता, 2 आवर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन मे लीड ऑन टू। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मेज़ ईट करता है, बहुत ज़्यादा मेज़ का सेवन करता है, तो उस पर्सन को कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी, पैलाग्रा। पैलाग्रा उस पेशेंट को हो सकता है। पैलाग्रा की कंडीशन किनको होती है, जो बहुत ज़्यादा मेज़ का सेवन करते हैं। मेज़ अगर कोई पर्सन ज़्यादा ईट कर रहा है तो उनको पैलाग्रा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस पार्ट का, बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। देखिए, ए नर्स ऑब्जर्व पाल्मर इरिथमा एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ मैट विद इन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, नर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, पाल्मर इरिथमा उस पर्सन को हो रखा है। नर्स जानती है कि ये जो पाल्मर इरिथमा हुआ है वो कौन सी कंडीशन की वजह से डेवलप हो रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, हिपेटिक फेल्योर। हिपेटिक फेल्योर की वजह से पर्सन के अंदर पाल्मर इरिथमा की कंडीशन डेवलप हुई है, और वो जो नर्स इसको ऑब्जर्व कर रही है उसको पता चल चुका है कि इस पर्सन को क्या हुआ है, हिपेटिक फेलियर हुआ है। दोस्तों, ये थी 50 क्वेश्चंस। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हो गए वो भी आपको बहुत जल्द
आज तो नहीं लेकिन कल तक आपको वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सके, देख सके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट आने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस पार्ट को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आपको जाना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, और अपने आप को वहाँ पे जो चैनल और ग्रुप दोनों ही आपको दिखाई देंगे। 2 बार आपको सर्च करना है, दोनों बार आपको अलग अलग से आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।